हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। ठीक है, ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का 13th लेक्चर है। ठीक है, सॉरी 14th लेक्चर। 13th लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने दो क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा। पहला क्वांटम नंबर था हमारा कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको क्या क्या पता चला? उससे हमको पता चला कि दो तीन चीजों के बारे में। पहला शेल के बारे में, दूसरा ऑर्बिटल के साइज के बारे में, तीसरा उसकी एनर्जी के बारे में। ठीक है, अगर n की वैल्यू कम होगी तो ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी कम होगी। अगर n की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्बिटल जिनके लिए n की वैल्यू सेम है, ठीक है, उनको इकट्ठा करके हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं शेल। ठीक है, और उस शेल को हम लोग एक नंबर से डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, वहीं दूसरी चीज, दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, दूसरा हमारा क्वांटम नंबर था एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या था कि वो हमको आइडिया दे रहा था सबशेल के बारे में। ठीक है, या उन ऑर्बिटल्स के ग्रुप के बारे में जो कि एक पर्टिकुलर शेप के हैं। ठीक है, सेम शेप वाले ऑर्बिटल को हम लोग इकट्ठा किए। ठीक है, और या यूं बोले कि सेम एजीमुथल क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिटल्स जो कि एक शेल के अंदर है, उनकी ग्रुपिंग कर करके हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? सबशेल में। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो मतलब L की जो वैल्यू है उससे बेसिकली हमको क्या पता चल रहा है? उसके शेप के बारे में। अगर L की वैल्यू 0 है तो वो स्फेरिकल शेप का होगा, L की वैल्यू 1 है तो वो डबल शेप का होगा, L की वैल्यू 2 है तो वो डबल शेप का होगा, और L की वैल्यू 3 है तो वो लीफ शेप का होगा। ठीक है, और इन नंबर से, इन एजीमुथल नंबर से एसोसिएटेड जो ग्रुप्स हैं, जो ऑर्बिटल सेम साइज वाले ऑर्बिटल्स का ग्रुप है, उनको हम लोग सबशेल बोल रहे हैं। तो L इक्वल टू 0 जिन ऑर्बिटल्स का ग्रुप होगा उसको हम लोग L इक्वल टू 0 से जिस सबशेल का नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे S सबशेल, और L इक्वल टू 1 को बोलेंगे P सबशेल, L इक्वल टू 2 को बोलेंगे D सबशेल, और L इक्वल टू 3 को बोलेंगे F सबशेल। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोग चलते हैं, सबशेल के अंदर चलते हैं। ठीक है, सबशेल के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसमें भी कई सारे ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, जिनका शेप क्या होगा? एक जैसा होगा। ठीक, तो अब ऐसे ऑर्बिटल जिनका शेप तो एक जैसा है लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे P जो है, P ऑर्बिटल जो होता है वो सभी के, चाहे px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, सभी डबल शेप के होते हैं, लेकिन सबका ओरिएंटेशन स्पेस में अलग अलग होता है। कोई x डायरेक्शन में जा रहा होता है, कोई y डायरेक्शन में जा रहा होता है, कोई z डायरेक्शन में जा रहा होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमको आइडिया देता है किसके बारे में? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, और किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं उसके बारे में। ठीक है, तो पहली लाइन पढ़िए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई m। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है, इट गिव्स आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल। ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि किसी सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल हैं, ये हमको कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब जो वैल्यू ऑफ L था वो m के ऊपर डिपेंड कर रहा था। वैल्यू ऑफ m जो है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? वैल्यू ऑफ L के। ठीक है, और जो m की वैल्यू है उसकी टोटल वैल्यू होगी 2L प्लस 1, और उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, मतलब जो उसकी इंडिविजुअल वैल्यू होगी, वो वेरी करेगी -L से लेकर के +L तक। ठीक है, मतलब m की जो टोटल वैल्यूज होंगी ना, मतलब जितने वैल्यू गेन कर, मतलब जितनी अलग अलग ऑर्बिटल्स का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा सबको जोड़ देंगे तो हमको बराबर कितना, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सिंपल बात करें कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे या टोटल m की वैल्यू जो होगी वो 2L प्लस 1 के बराबर होगी, जो कि
इंडिविजुअल वैल्यूज जो इनकी वेरी करेंगी -l से लेकर के कहां तक, +l तक। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं कि किसी ऑर्बिटल, किसी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये कैसे हम लोग निकालते हैं। तो उसके लिए निकालने के लिए यही हमारा फॉर्मूला है 2l+1। जैसे मान लीजिए अगर l = 0 है, ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ m जो आएगा वो कितनी आएगी, 2 × 0 + 1, कितना आएगा वो 1। अब वैल्यू ऑफ m कितना आएगा, ठीक है, तो वो मैंने बोला -l से लेके +l तक। तो 0 का तो माइनस प्लस होता नहीं है, तो इसकी m की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी वहां पर, और वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये m का नंबर नहीं, ये m का टोटल नंबर नहीं है, जो ऑर्बिटल है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ये वैल्यू है। ठीक है, अगर l की वैल्यू 1 होगी, अगर l की वैल्यू 1 होगी तो उस सबशेल में टोटल 2 × 1 + 3 ऑर्बिटल होंगे, 2 × 1 + 3 ऑर्बिटल होंगे, और उन n की जो वैल्यूज होंगी वो -1 से लेकर के +1 तक होगी, यानी कि -1 0 +1। ठीक है, और अगर l की वैल्यू 2 होगी तो टोटल जो n की वैल्यूज आएंगी वो 5 आएंगी, और उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज वेरी करेंगी -2 से लेकर के +2 तक, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, l की वैल्यू 3 होंगे, टोटल कितने आएंगे, 7 आएंगे, और उनकी वैल्यूज वेरी करेंगी कहां से कहां तक, -3 से लेकर के +3 तक। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। क्लियर। तो ये जो m की अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है, m की जो अलग अलग वैल्यू आपको मिल रही है, +1 -2, ये सब, ये क्या है, ये ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन दिखा रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि हर जो भी ऑर्बिटल थे सबके लिए एक एक मैग्नेटिक नंबर क्या किया गया था, असाइन किया गया था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। अब कोई भी नंबर किसी को भी एसोसिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमको उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नंबर जो है वो किस, जैसे मान लो कि ई सबशेल में आपके पास 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, और तीनों में से एक का है -1, एक का है 0, एक का है +1। तो ये जो, ऐसा जरूरी नहीं है कि px को -1 देंगे और py को 0 देंगे। ठीक है, कोई भी नंबर किसी को भी एसोसिएट किया जा सकता है। ठीक, अब जो भी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग हमेशा ये डब्बे के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है तो उसमें हम लोग सिर्फ एक डब्बा दिखाते हैं। ठीक है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है तो उसमें हम लोग 3 डब्बे दिखाते हैं। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है तो हम लोग उसमें 5 डब्बे दिखाते हैं, और एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल है तो उसमें हम लोग 7 डब्बे दिखाते हैं। ठीक, उसमें हम लोग 7 डब्बे दिखाते हैं। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, देखिए ये एक स्पेशल तरह का क्वांटम नंबर है जो कि हमको इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में, जैसे मान लीजिए गेंद है तो गेंद अपनी जगह पे क्या करती है, इसे एक तो थ्रो कर दी तो मोशन कर रही है वो, लेकिन जब आप गेंद को थ्रो करते हैं तो अपनी पोजीशन पे भी घूम रहा होता है। जो अर्थ, जैसे अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है ऐसे। ठीक है, तो जो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेशन होता है उसको हम लोग स्पिन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन बोलते हैं। क्लियर। तो इसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 तरीके से अपने एक्सिस के अलोंग स्पिन कर सकता है, आइदर क्लॉकवाइज, देखिए आइदर क्लॉकवाइज, ठीक है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसको हम लोग क्वांटम नंबर +12 देंगे। ठीक है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपर एरो से, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एरो से। ठीक है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं -12 से। ठीक है, और मतलब उसको क्वांटम नंबर -12 देते हैं, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डाउनवर्ड एरो से। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक जो होगा वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। तो जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा उसको हम लोग ऊपर की तरफ दिखाएंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा उसको हम लोग नीचे की तरफ रोटेट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज को हम लोग +12 ही दें ना, ये माना गया, ये दिया गया है। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं क्लॉकवाइज को -12 दूंगा और एंटी क्लॉकवाइज को +12 दूंगा तो वो गलत नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कुछ भी हो सकता है, वो +12 भी हो सकता है, वो
माइनस हाफ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या कर रहा हो, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई भी किसी भी तरीके से भी रोटेट कर सकता है। ठीक, तो यहां पे देखिए वो लाइन लिखी गई है कि इट इज आर्बिट्रेरीली एज्यूम दैट क्लॉकवाइज इज प्लस हाफ एंड एंटी क्लॉकवाइज इज माइनस हाफ। ठीक है, अदरवाइज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ रिप्रेजेंट्स टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। ठीक है, बस हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए 2 नंबर दे दिए। ठीक है, नहीं तो इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप याद रखेंगे। सबसे पहला है, एक हम लोग स्पिन से रिलेटेड है कि एक है हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या है कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहे होते हैं, तो छोटे छोटे मैग्नेट की तरह काम कर रहे होते हैं। किसकी तरह काम कर रहे होते हैं? छोटे छोटे मैग्नेट की तरीके से काम कर रहे होते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके एटम के अंदर क्या आता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है, या आपके कंपाउंड मॉलिक्यूल के अंदर क्या आता है? मैग्नेटिक मोमेंट आता है। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर की जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पे अब कौन सा कंपाउंड कितना ज्यादा मैग्नेटिक होगा, या कौन सा मेटल या एलिमेंट कितना ज्यादा मैग्नेटिक होगा, ये हम लोग इस बात के ऊपर से डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब जब आप ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आपके पास 2 सिचुएशन आएंगी, या तो आपके ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या तो आपके ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? जैसे अभी मैंने यहां पे किया था ना, यहां देखिए, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, तो वो क्या कहे जाएंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपके एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो उसको हम लोग बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो अब क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास किसी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल में, तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, क्योंकि एक का मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो दूसरे का मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है। आया समझ में? गुड। तो इसीलिए जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, या यूं बोले कि स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक कैरेक्टर आ रहा है आपके एटम के अंदर, ठीक है, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। और उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं √n × n+2 bm। bm का फॉर्मूला होता है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। जहां पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, यहां पे वो क्या है? क्या बताओ? वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि हमको कैसे मिलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, जिसको हम लोग आगे अभी सीखेंगे। ठीक, दूसरा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है √s × s+1 h/2π, और तीसरा फॉर्मूला है टोटल स्पिन ऑफ एटम, जिसका फॉर्मूला है हाफ × नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आप स्पिन से रिलेटेड आप याद रखेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग अभी आगे यूज करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल। ठीक है, थर्ड शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था शेल के लिए, क्या पढ़ा था? n²। तो थर्ड शेल का लिए मतलब थर्ड शेल में क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका? 9 ऑर्बिटल्स। अगर आपको यही इलेक्ट्रॉन पूछा जाता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता, तो ये क्या हो जाता? ये क्या हो जाता बताओ? 9 × 2, या यूं बोलें 2n², यहां पर कितना आता? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल? ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे? तो जो हम लोग कंडीशंस पढ़े हैं क्वांटम नंबर्स के लिए, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे n की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, l की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से n की वैल्यू से कम ना, 0 से n-1 तक हो सकती है,
मतलब L की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं होगी। ठीक, उसी तरीके से जो n की वैल्यू है वो हमेशा कहां से कहां तक होगी, -L से +L तक। ठीक है, उसकी वैल्यू +L से ज्यादा नहीं हो सकती है, -L से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, उसी तरीके से s की जो वैल्यू होगी वो या तो +½ होगी या तो -½ होगी। ठीक है, तो देखिए a में n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 2 है, s की वैल्यू +½ है। तो मैंने अभी बताया l की जो वैल्यू है वो कभी n के बराबर नहीं हो सकती है, n से हमेशा कम होगी। ठीक है, तो a जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, b पे आते हैं, n = 4, l = 3, m = +4। देखिए m की वैल्यू l से ज्यादा हो गई, ये भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, c देखते हैं, n = 1, l = 0, m = +1। m फिर से l से ज्यादा हो गया, m l से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। आगे देखते हैं d, n = 5 है, l = 4 पॉसिबल है, m = -4 भी पॉसिबल है, लेकिन s = 0 पॉसिबल नहीं है। s = 0 पॉसिबल नहीं है, s की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो +½ है या तो -½ ठीक है, e देखते हैं, n = 6, l = 5, m = -5, s = +½ सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है n = 7, l = 6, m की वैल्यू फिर से देखिए -7 आ गई, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट टोटल n + l फॉर द फॉलोइंग। आपको कुछ सबशेल्स दिए गए हैं और उनके लिए आपको क्या निकालना है, n + l। तो जो सबशेल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं वो n की वैल्यू होती है। ठीक है, और n की वैल्यू आप सबशेल के साइन से निकालते हैं। जैसे यहां पे n की वैल्यू होगी 1, l की वैल्यू होगी 0, 2s में n की वैल्यू होगी 2, l की वैल्यू होगी 0। ठीक है, 3p में n की वैल्यू होगी 3, l की वैल्यू होगी 1। आप नंबर जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 5d में n की वैल्यू होगी 5 और l की वैल्यू होगी 2, 6f में n की वैल्यू होगी 6, l की वैल्यू होगी 3, 7s में n की वैल्यू होगी 7, l की वैल्यू होगी 0। तो आप जोड़ लीजिए n + l। ठीक है, यहां पे आएगा 1, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 7, यहां पे 9, यहां पे 7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटम नंबर इज फ्रैक्शनल। कौन सा क्वांटम नंबर ऐसा है जो कि फ्रैक्शनल है। तो ऐसे तो बस एक ही क्वांटम नंबर है, वो कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी 0। तो कौन सा क्वांटम नंबर है जो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा है वो, n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n s भी लिख सकते हैं, s +½ -½ होता है। विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। तो निगेटिव फिर से कौन नहीं हो सकता है, n, और l भी तो निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n + l = 5। ठीक है, आपको टोटल ऐसे इलेक्ट्रॉन पता करने हैं जिनकी n + l की वैल्यू कितनी हो, 5 हो। तो ऐसा कब कब हो सकता है, ठीक है, जब n की वैल्यू 5 हो और l की वैल्यू 0 हो, यही तो हो सकता है। ठीक है, और कब हो सकता है, जब n की वैल्यू 4 हो, l की वैल्यू 1 हो, जब n की वैल्यू 3 हो, l की वैल्यू 2 हो। इसके आगे पॉसिबल नहीं है ना, 2 3 यहां पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू 2 n से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये 3 केस हमारे सामने आ गए। ठीक है, तो 5 0 को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5s से। 4 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 4p से। 3 2 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3d से ना, 0s 1p 2d। तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6। d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10। तो टोटल कितने हो गए, 10 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके लिए n + l की वैल्यू क्या होगी, 5 हो सकती है। तो आप इसी तरीके से n + l वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अब ये जो फॉर्मूले अभी तक हम लोग यूज किए हैं वो सभी को समराइज किया गया है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल कितना होता है, 2n²।
नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल, ठीक है, वो कितने होंगे n। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी शेल कितने होंगे n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल ये किसके बराबर होगा 12 प्लस 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ ऑर्बिटल का डबल 2 इंटू 12 प्लस 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इन टर्म्स ऑफ L, अगर आप L की टर्म्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो होगा 2 इंटू समेशन ऑफ L इक्वल टू 0 से n माइनस 1 12 प्लस 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल ये कितना आएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वांटम नंबर हमारा यहाँ पे पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप मेरे से कभी भी या नेक्स्ट जो हमारा लाइव क्लास होता है उसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।